हेलो स्टूडेंट, वेलकम माय यूट्यूब चैनल वाईफाई सक्सेस क्लासेस। तो आज की क्लास में आपको कराएंगे चैप्टर 12 का कार्बोक्सिलिक अम्ल का जो टॉपिक चल रहा था, उसमें आपके जो कंपाउंड कार्बोक्सिलिक अम्ल के शामिल किए गए हैं, जिसमें पहला है फॉर्मिक अम्ल और दूसरा है एसिटिक अम्ल और तीसरा आ जाता है आपका एरोमेटिक कंपाउंड का बेंजोइक अम्ल। तो एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल में आपके सिलेबस में शामिल किया गया इस साल में जो भी है। पहली बात तो इस चैप्टर में से कुछ भी माइनस नहीं किया गया है, क्योंकि बाकी तो पूरे चैप्टर ही हटा दिए गए सिलेबस से। तो इसमें जितना भी आपका सिलेबस है पूरा कंप्लीट ही आपको पढ़ना है। तो इसमें सबसे पहले आपको कंपाउंड में एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ साथ हमें एलिफैटिक में पढ़ने होंगे, जैसे फॉर्मिक अम्ल को पढ़ना है, आपको एसिटिक अम्ल को पढ़ना है और बेंजोइक अम्ल को भी पढ़ना है। तो फॉर्मिक अम्ल बनाने की विधियां, उनके भौतिक एवं रासायनिक गुण, ऐसे ही एसिटिक अम्ल के बनाने की विधियां एवं उनके भौतिक एवं रासायनिक गुण। वीडियो बहुत मजेदार होने वाली है। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे कहना है, जो भी स्टूडेंट हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो वो पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल को प्रेस कर लें, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले से मिल जाए। तो ठीक है, चलते हैं। स्टार्ट करने से पहले एक बार कहना है कि पहले वीडियो को लाइक कर दे, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड सर्किल में। तो इस वीडियो में आपको दो कंपाउंड पढ़ाएंगे। सबसे पहला होगा आपका फॉर्मिक अम्ल। फॉर्मिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल का फॉर्मूला होता है आपके सामने, ये अणुसूत्र होता है CH3COOH। ये फॉर्मिक अम्ल, और इसको अगर आपको IUPAC नेम में लिखना है तो लिखना होगा एस मेथेनोइक, क्योंकि कार्बन एक है, एक कार्बन है और इसको बोलते हैं मेथेन। कार्बोक्सी समूह लगा हुआ है, इसका सफिक्स नेम होता है ओइक एसिड, तो ये हो जाता है मेथेनोइक अम्ल, मेथेनोइक अम्ल। और दूसरा आपको कंपाउंड पढ़ना है एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल, जिसका अणुसूत्र होता है CH3COOH। इसको दो कार्बन है, दो कार्बन का मीन्स होता है एथेन, और आगे लगाएंगे ओइक अम्ल, तो ये हो जाता है एथेनोइक अम्ल। तो इस आज के वीडियो में हम दो कंपाउंड पढ़ाएंगे आपको, फॉर्मिक एसिड और एसिटिक एसिड। अब फॉर्मिक एसिड पहले स्टार्ट करेंगे, उसके बाद में एसिटिक एसिड बताएंगे। बनाने की विधियां एवं भौतिक एवं रासायनिक गुण भी बताने हैं। तो दो ही वीडियो में दो ही कंपाउंड पढ़ाने में वीडियो काफी बड़ा हो जाएगा, और अगले वीडियो में केवल आपको बेंजोइक अम्ल बताएंगे। ज्यादा से ज्यादा 20 या 15 मिनट का वीडियो बनाना होगा। तो चलिए, वीडियो बहुत ही मजेदार होने वाला है। आपका सिलेबस ऐसे कंप्लीट हो जाएगा परीक्षा से पहले, बहुत जल्दी कंप्लीट होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला फॉर्मिक एसिड, और लिखते हैं बनाने की विधियां। बनाना भी है, पहले प्रयोगशाला में बनाएंगे, उसके बाद में इसकी सामान्य विधियां बताएंगे। तो पहले लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे HCOOH, यानी कि फॉर्मिक अम्ल। फॉर्मिक अम्ल बनाने की विधियां। तो विधियों में सबसे पहली आपकी विधि होगी नंबर 1। कोई भी कंपाउंड होता है उसको सबसे पहले लेबोरेटरी में बनाया जाता है, फिर बड़ी पैमाने पर बनाने के लिए उसको औद्योगिक यानी कि फैक्ट्रियों में बनाने का ऑर्डर दिया जाता है। जैसे इस समय कोविड-19 की जो वैक्सीन बनी है, पहले उसको लेबोरेटरी में बनाया है अपने भारत देश ने, अब उसको बड़े पैमाने पर यानी कि प्रत्येक भारतीय नागरिक को लगाने के लिए क्या करना है, उसको बड़े पैमाने पर बनाना है। और अगर विदेश के लोग डिमांड करेंगे या विदेशी प्राइम मिनिस्टर्स हैं वो डिमांड करेंगे तो उसके लिए भी बनानी है, क्योंकि हर एक दूसरे के काम से ही काम चलता है, क्योंकि दूसरे को भी प्रोवाइड कराना है अपना प्रोडक्शन। तो चलिए पहली हेडिंग डालेंगे प्रयोगशाला विधि। प्रयोगशाला विधि, प्रयोगशाला विधि में सबसे पहला क्या होगा, हम एक राउंड बॉटम फ्लास्क लेंगे, यानी कि एक गोल पेंदी का फ्लास्क लेंगे, जिसमें हम सबसे पहले भर लेंगे लगभग 500 ml ऑक्सैलिक अम्ल। यह होता है ऑक्सैलिक अम्ल। ऑक्सैलिक अम्ल, और इसको गर्म करेंगे ग्लिसरॉल की उपस्थिति में। तो ग्लिसरॉल का फार्मूला होता है CH2OH सिंगल बॉन्ड CH
OH और सिंगल बॉन्ड CH2OH, यानी कि ग्लिसरीन को ही ग्लिसरॉल बोलते हैं। जैसे ही हम फॉर्मिक ऑक्जेलिक अम्ल को ग्लिसरॉल की 20 से 25% मात्रा में गर्म करते हैं तो यहां से कार्बन डाइऑक्साइड लिबरेट हो जाती है, यानी कि मुक्त हो जाती है, और ये हाइड्रोजन आकर इसी बैलेंसी से जुड़ जाता है तो बनता है आपका HCOOH और कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होने लगती है। तो ये आपका बन जाता है फॉर्मिक अम्ल, क्योंकि हम पहला बना रहे हैं फॉर्मिक अम्ल। तो प्रयोगशाला विधि में क्या होता है, ऑक्जेलिक अम्ल को ग्लिसरॉल की उपस्थिति में जब हम गर्म करते हैं तो बनता है हमारा फॉर्मिक अम्ल और कार्बन डाइऑक्साइड लिबरेट होती रहती है। अब ये जो फॉर्मिक अम्ल बना है ये होता है अशुद्ध। क्या होता है? अशुद्ध होता है। अब इस फॉर्मिक अम्ल को शुद्ध करने के लिए हमें चाहिए होता है कोई ऐसा कंपाउंड जिसको हम शुद्ध कर लें, क्योंकि फॉर्मिक अम्ल में जल और कार्बन जैसी ऑक्साइड जैसी अशुद्धियां उपस्थित होती हैं, तो हम इसको शुद्धिकरण यानी कि HCOOH का शोधन करेंगे भाई। शोधन करना है, शुद्ध फॉर्मिक अम्ल प्राप्त करना है। तो हम क्या करते हैं, फॉर्मिक अम्ल HCOOH के सॉल्यूशन में लेड ऑक्साइड PbO2 को डालकर गर्म करते हैं। जब हम लेड ऑक्साइड को डालकर गर्म करते हैं तो यहां पर ये दोनों यानी कि PbO को गर्म करना है तो ये लेड ऑक्साइड होता है, PbO2 नहीं लिखेंगे क्योंकि लेड की बैलेंसी 2 होती है। जो लेड हमारी कांच होती है उसकी बैलेंसी 2 होती है, PbO2 नहीं लिखेंगे। तो 2 हाइड्रोजन इसकी एक ऑक्सीजन को तोड़ देंगे तो ये बन जाएगा वाटर। ठीक है, वाटर बनने के बाद में यहां पर हमारे बन जाएंगे 2 हाइड्रोजन और ये जल जैसी अशुद्धियां पृथक हो जाएंगी और यहां पर बन जाएंगे ये 2 फॉर्मेट आयन बचे हैं। तो HCOO का होल ट्वाइस और Pb, यानी कि ये होता है लेड फॉर्मेट के क्रिस्टल प्राप्त हो जाते हैं। अब आप जान लीजिए कि जैसे फॉर्मिक अम्ल को लेड ऑक्साइड PbO लेड ऑक्साइड के साथ में गर्म करते हैं तो लेड फॉर्मेट के क्रिस्टल बन जाते हैं और जल की अशुद्धियां बाहर रह जाती हैं। तो लेड फॉर्मेट के क्रिस्टल को हम अलग कर लेते हैं उस सॉल्यूशन से, उस विलयन से जब हम इसको अलग कर लेते हैं तो जल जैसी अशुद्धियां अलग हो जाती हैं। अब उसके बाद में हम लेड को जैसे चाहें हाइड्रोजन सल्फाइड द्वारा पृथक कर सकते हैं, क्योंकि लेड सल्फेट के क्रिस्टल अगर फॉर्मेट के क्रिस्टल प्राप्त हो गए तो लेड सल्फेट को बनाना बहुत आसान होता है। देखिए कैसे, HCOOH का होल ट्वाइस और इसकी रिएक्शन कर देंगे PbH2SO4 के साथ। किसके साथ? H2SO4। सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करेंगे तो PbSO4 अलग हो जाएगा, यानी कि PbSO4 अलग हो जाएगा, एक ये लबड़ बन जाएगा और दोनों हाइड्रोजन यहां जुड़ जाएंगे। इसको यहां पर लगाना गलत होगा, यहां पर नहीं लगाएंगे, ये लेड फॉर्मेट है Pb। तो ये दोनों हाइड्रोजन यहां पर आकर 2 HCOOH बना देंगे अणु और ये होता है शुद्ध फॉर्मिक अम्ल। कैसा होगा? शुद्ध फॉर्मिक अम्ल प्राप्त हो जाता है। तो ये होती है प्रयोगशाला विधि और इसे शुद्धिकरण यानी कि लेड फॉर्मिक अम्ल को शुद्ध करने के लिए हमें चाहिए होता है लेड ऑक्साइड। तो चलिए अब अगली विधियां बताते हैं, औद्योगिक विधियां। औद्योगिक विधियों में बहुत आसान विधि है, इसको रब करते हैं और नेक्स्ट विधि आ जाएगी आपकी औद्योगिक विधि। तो यहां पर HCOOH नंबर B हेडिंग डालना है आपको, औद्योगिक। अब प्रयोगशाला में बना चुके हैं, अब हमें चाहिए है बड़े पैमाने पर, बड़ी मात्रा में फॉर्मिक अम्ल चाहिए है। तो बड़े पैमाने पर फॉर्मिक अम्ल पढ़ना है तो यहाँ पर औद्योगिक विधियाँ। और एक बात, इसका इंट्रोडक्शन थोड़ा सा आप सुन लीजिए, जो इंट्रोडक्शन अभी हमने आपको बताया नहीं। फॉर्मिक अम्ल एक ऐसा पदार्थ है जो बिच्छू, बर्रे, ये जो बर्रे होते हैं यानी कि बर्रिया आपको काट लेती है वो, और मधुमक्खी
के डंक में पाया जाता है। जब ये चीज़ें आपको काट लेती हैं तो आपके जो खुजली या थोड़ी स्वेलिंग आ जाती है, सूजन आ जाती है आपके किसी भी अंग पर कि जहाँ पर ये काटती हैं, तो ये फॉर्मिक अम्ल इनमें उपस्थित होता है। क्या पाया जाता है? HCOOH, यानी कि इनमें फॉर्मिक अम्ल उपस्थित होता है। और यही मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों का प्रथम सदस्य भी होता है, क्योंकि पहला है ये एल्केन ग्रुप की फॉर्मेलिटी अदा कर रहा है। यहाँ पर RCOOH होना चाहिए, क्योंकि कार्बोक्सिलिक अम्लों का सिंबल होता है RCOOH, और R का मतलब होता है एल्किल समूह, और एल्किल समूह के स्थान को घेरा है हाइड्रोजन ने, यानी कि और की फॉर्मेलिटी अदा की, और ये फॉर्मेट से प्राप्त होता है, इसीलिए इसको हम फॉर्मिक एसिड बोलते हैं। अब ये बिच्छू, बर्रे और मधुमक्खियों के डंक में पाया जाता है, और जो चींटियां एक लाइन कतार में चलती रहती हैं, यानी कि चींटियों की आंखें नहीं होती हैं, इस बात को आप जान लें, चींटियों में आंखें नहीं होती हैं, वो अपनी गंध, और वो गंध किसकी होती है? फॉर्मिक अम्ल। वो एक लाइन से चलती रहती है, फॉर्मिक अम्ल की गंध छोड़ती रहती है, तो एक चींटी दूसरे के सहारे चलती रहती है। तो अब आ जाते हैं, हम बताते हैं औद्योगिक विधियाँ। औद्योगिक विधियों में बहुत आसान होता है कि कार्बन मोनोऑक्साइड गैस को क्या करेंगे? नंबर 1 पॉइंट लिखेंगे, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस को कास्टिक सोडा NaOH में उच्च दाब और निम्न ताप, उच्च दाब और निम्न ताप की उपस्थिति में जब हम कार्बन मोनोऑक्साइड को यानी कि किस में कराते हैं? पास कराते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड में, तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड यहाँ फिट हो जाती है, तो ये बन जाता है H, और इसके बाद में लग जाता है आपका C, सॉरी यहाँ पर नहीं, ये लग जाती है OH, इस स्थान पर ये लग जाता है कार्बन मोनोऑक्साइड, इस स्थान पर आ जाता है, इस हाइड्रोजन को तोड़कर इसके बीच में ऐड हो जाता है CO, और एक ONA, इतना हिस्सा जब इसके साथ जोड़ते हैं तो क्या बन जाता है? सोडियम फॉर्मेट। इतना क्या बन गया? सोडियम फॉर्मेट, ये बन जाता है आपका सोडियम फॉर्मेट। अब बस यहां से सोडियम मेटल को हटाना है किसी भी विधि, और सोडियम को हटाने के लिए सबसे आसान तरीका होता है आपके पास कि आप अम्लों का यूज करिए, अम्ल कोई ले आइए। तो सोडियम फॉर्मेट को HCOONA, यानी कि इसकी अब क्रिया आप करा दें H2SO4। आप अगर ऐसे H2SO4 लिखते हैं कोई भी परेशानी नहीं, क्योंकि 2 हाइड्रोजन सल्फेट के साथ और 6 बैलेंसी होती है सल्फर की, तो 4 तो ऑक्सीजन ने घेर ली है और 2 बची हुई है वो हाइड्रोजन घेरे हुए हैं। अब ये एक हाइड्रोजन की बैलेंसी यहाँ से क्रैश होती है, ये अदला बदली कर लेते हैं, ये सोडियम इसके साथ जुड़ जाता है, तो आपका प्राप्त हो जाता है पहला कंपाउंड HCOOH, यानी कि फॉर्मिक अम्ल, और ये सोडियम इसके साथ जुड़ गया तो ये बन जाता है NaHSO4। इसका नाम होता है सोडियम बाइसल्फाइड, सोडियम बाइसल्फाइड या हाइड्रोजन सल्फाइड, या आप इसको बाई बोलें या हाइड्रोजन सल्फेट, सोडियम बाइसल्फेट बन जाता है। तो ये पहली विधि होती है कि कार्बन मोनोऑक्साइड को कास्टिक सोडा में उच्च दाब और निम्न ताप पर प्रवाहित कराते हैं, तो पहले सोडियम फॉर्मेट प्राप्त होता है और पुनः सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ, और ये जब कैसा होगा? सांद्र चाहिए आपको, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करते हैं तो आपको फॉर्मिक अम्ल और सोडियम बाइसल्फाइड प्राप्त होता है। अब इसमें दूसरी विधि बताते हैं। दूसरी विधि यहाँ पर आ जाती है, नंबर 1 इसको ले लेते हैं और नंबर 2 यहाँ पर लिखते हैं, इसको रब कर दो और लिखेंगे नंबर 2 विधि, मेथिल अल्कोहल का ऑक्सीकरण प्लेटिनम धातु PT, प्लेटिनम धातु की उपस्थिति में ऑक्सीकरण कराते हैं मेथिल अल्कोहल का, तब भी फॉर्मिक अम्ल बनता है। तो देखिए कैसे, यहां पर कितने हाइड्रोजन है? 3, इन्हें बाहर कर लीजिए, 3 हाइड्रोजन में से 2 को हम बाहर कर लेते हैं, ठीक है। इन 2 हाइड्रोजन और 1 हाइड्रोजन ये, अब ये 2 हाइड्रोजन ये और 1 ये
पहले तो यहाँ पर छोड़िए, इन दोनों हाइड्रोजन को छोड़ने से अच्छा है कि यहाँ पर दोनों हाइड्रोजन को तोड़ लेते हैं। ये दोनों हाइड्रोजन जैसे ही टूटते हैं तो वैलेंसी इस कार्बन की हो जाती है 2 खाली। तो इसको हम ऐसे भी लिख दें तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ पर लिखिए, देखिए CH3 को हमने ओपन कर दिया और ये जुड़ा हुआ है आपका OH। ऑक्सीजन कितने हैं? 2। इन ऑक्सीजन को आप ऐसे लिख सकते हैं, ऑक्सीजन परमाणु ऐसे, O2 ये भी लिखा है। अगर O2 आप ऐसे लिखना चाहते हैं तो ऐसे भी लिख जाएगा। तो यहाँ पर ये बॉन्ड क्रैश होते हैं तो एक और इसके साथ, इन 2 हाइड्रोजन के साथ जाकर जल का निर्माण कर लेता है और बचा हुआ ये ऑक्सीजन इन दोनों वैलेंसी पर लग जाता है। तो HC डबल बॉन्ड, क्योंकि एक हाइड्रोजन ये और एक हाइड्रोजन ये जब पृथक हो गए, टूट गए, तो इसकी 2 वैलेंसी खाली हो गई और इस पर O लग गया, ये शेष बचा हुआ। एक और एक 2 हाइड्रोजन ने इस ऑक्सीजन को लेकर क्या बना दिया? जल। अब देखते हैं कार्बन की आगे वैलेंसी क्या जुड़ा हुआ है, OH जुड़ा हुआ है। अगर हम इसको सही शब्दों में लिखे तो लिख जाता है HCOOH, यानी फॉर्मिक अम्ल। तो लिखा है कि मेथिल अल्कोहल, जिसको आप दोबारा से सही लिखते हैं, जो बना हुआ है, इसको ऐसे लिखिए HH। कार्बन की चारों वैलेंसी को कंप्लीट करिए OH, और ऑक्सीकरण कराना है आपको O2 से, तो आप O2 ना लिखकर O डबल बॉन्ड O लिखिए। ये बॉन्ड टूट गए, 2 टूटा हुआ बॉन्ड 2 बॉन्ड पर जुड़े जाके, 2 टूटे हुए बॉन्ड हमेशा 2 को ढूंढते हैं। 2 पर जुड़ने के लिए हमें 2 हाइड्रोजन ये तोड़ देने हैं। ये 2 हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन को ले लो या इस ऑक्सीजन को, एक ये हाइड्रोजन एक ये हाइड्रोजन, इस ऑक्सीजन को लेकर क्या बना देंगे? H2O। अब बचा हुआ ये ऑक्सीजन इस दोनों वैलेंसी से जुड़ जाता है और बन जाता है HCOOH, यानी कि फॉर्मिक अम्ल। ये है औद्योगिक विधियों की दूसरी विधि। अब हम आपको बताएंगे तीसरी विधि। तीसरी विधि में आपको क्या करना है? बहुत आसान है, बड़ी इजी टॉपिक है ना, इसमें बनाने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप आंसर पेपर उठा के देखिए पिछले ईयरों के, यहां से लेकर सन 2019 से आप पेपर उठा लें, देखेंगे आपको कि 6 प्रैक्टिस सेट, 6 से किसी भी बोर्ड हो, चाहे वो MP बोर्ड हो, चाहे UP बोर्ड हो, और चाहे वो दिल्ली बोर्ड हो, चाहे कोई भी बोर्ड लग रहा हो, और CBSE बोर्ड, तो हर एक शेड्यूल के लिए और पेपर कराने के लिए एरिया बदलता है, मंडल बदल जाते हैं। तो मंडल के हिसाब से एग्जाम को कराया जाता है कि जैसे UP बोर्ड की ले लें तो उसमें 6 सेट बनते हैं और MP बोर्ड में 5 सेट बनाए जाते हैं, कम से कम 5 सेट, और वो अपने अपने एरिया में कराए जाते हैं। एक पेपर पूरे ऑल ओवर स्टेट में नहीं होता है। ये बात अपने माइंड में डाल लें कि एक पेपर पूरे ऑल ओवर स्टेट में नहीं होता है। 12-13 सेट तैयार किए जाते हैं, जिनमें 6 चूज करके पूरे अपने स्टेट में फैला दिए जाते हैं और उसका ही एग्जाम होना होता है। तो आप पिछले गत वर्षों के आप अनसॉल्व पेपर उठाइए, उसमें देखिए आपको फॉर्मिक अम्ल, फिनोल, किसी में कुछ ना कुछ पूछा जाता है। तो ऐसे कंपाउंडों को आप छोड़ नहीं सकते। 5 अंक वाले जो भी क्वेश्चन होते हैं उन्हें तैयार कर लिए। फिनोल, फॉर्मिक अम्ल बनाना, मेथिल अल्कोहल बनाना, प्राइमरी सेकेंडरी अमीन बनाना, क्योंकि अगला जो टॉपिक चलेगा वो होगा नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक। उसमें आपको प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक अमीन के बारे में पढ़ना है। फिर उसमें पढ़ना है एथिल अमीन, फिर उसके बाद में आपको पढ़ना है एनिलीन। यानी एथिल अमीन आता है आपका एलिफेटिक में और एनिलीन आता है आपका एरोमेटिक अमीन में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं तीसरी विधि। तीसरी विधि में लिखेंगे, तीसरा पॉइंट लिखेंगे फॉर्मल्डिहाइड, HCOOH, फॉर्मल्डिहाइड, HCOOH, ये होता है आपका फॉर्मल्डिहाइड। अगर आप लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं HCHO, ये भी फॉर्मल्डिहाइड लिखा, ये भी फॉर्मल्डिहाइड लिखा। फॉर्मल्डिहाइड का ऑक्सीकरण प्लेटिनम धातु की उपस्थिति में कराएंगे। तो भाई ऑक्सीजन यहाँ पर 2 है, 2 ऑक्सीजन के कारण यहाँ पर हमें 1 ऑक्सीजन जोड़नी है, क्योंकि हमें ऐसा कंपाउंड बनाना है। तो हम यहाँ पर 2 फॉर्मल्डिहाइड कर लेते हैं, तो दोनों का काम चल जाएगा, क्योंकि 2 ऑक्सीजन है तो ये बन जाएगा। इस बॉन्ड को तोड़कर ये दोनों ऑक्सीजन यहाँ पर जुड़ जाएंगी, तो बन जाएगा आपका फॉर्मिक अम्ल। तो लिखेंगे फॉर्मल्डिहाइड का ऑक्सीकरण प्लेटिनम उत्प्रेरक की उपस्थिति में कराने पर हमें फॉर्मिक अम्ल प्राप्त होता है, जो चींटियों, मधुमक्खियों और बर्रों में पाया जाता है। तो चलिए और तीसरा लिखते हैं।
तीसरे के बाद चौथा लिखते हैं फॉर्मल्डिहाइड का ऑक्सीकरण। अगर आप नीसेंट ऑक्सीजन और आपको ले लेना है K2Cr2O7 (H2SO4) और इनकी उपस्थिति में कराएंगे तो बहुत आसान है भाई। ये ऑक्सीजन यहाँ पर ऐड कर दो, ये ऑक्सीजन ये बॉन्ड क्रैश करके ऐड हो जाएगी तो ये बन जाएगा HCOOH और ये बन जाएगा आपका फॉर्मिक अम्ल। तो इस प्रकार से बनाते हैं फॉर्मिक अम्ल। देखिए इतना ही कंपाउंड, आपको इतनी ही रिएक्शन सीखनी है बनाने की विधियों में, ज़्यादा बवाल में नहीं पढ़ना है। ज़्यादा पैमाने पर आप रिएक्शन सीखेंगे यही मिलेंगी, सेम यही मिलेंगी। क्या करेंगे, मेथिल अल्कोहल से पहले फॉर्मल्डिहाइड बनाएंगे, मेथिल अल्कोहल से फॉर्मल्डिहाइड बनाएंगे, फिर उसका ऑक्सीकरण कराएंगे, चाहे वो प्लेटिनम उत्प्रेरक हो या यहाँ पर दूसरा कंपाउंड डाला गया हो। बनाना है कम मतलब हो लेकिन परमानेंट याद हो, ऐसा हो कि आप सीखे हो ज़्यादा से ज़्यादा आप सिलेबस के अपर भंडार में। यह एक कहावत है कि मोर स्टडी मोर कन्फ्यूजन। सिलेबस को अपना कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए, इतना ज़्यादा भी मत पढ़िए कि आपका माइंड क्रैश हो जाए, है ना। तो उतना लेवल में रहिए, ज़्यादा आगे नहीं बढ़िए। क्लासें जैसे बढ़ती जाएंगी आपकी एजुकेशन बढ़ती जाएगी, आप वेल एजुकेटेड होते जाएंगे। बस वेल एजुकेटेड का तरीका होना चाहिए, आपको पढ़ने का आइडिया आना चाहिए, याद रखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं अब इसका। फॉर्मिक अम्ल बनाने की विधियाँ हो गई, अब फॉर्मिक अम्ल के गुण लिखते हैं। तो चलिए फॉर्मिक अम्ल के गुण लिखेंगे और दो ही गुण होते हैं, भौतिक एवं रासायनिक। पहले बताएंगे फॉर्मिक अम्ल दिखता कैसा है, कितने पर इसका क्वथनांक है, कितना इसका हिमांक है, तो ये सब आपको बताना होगा। तो आगे सिर्फ इतना सा जोड़ देना है फॉर्मिक अम्ल के गुण। तो गुण लिखना है, प्रॉपर्टियां लिखना है। तो सबसे पहली हेडिंग होगी भौतिक गुण। भौतिक गुण फिजिकल प्रॉपर्टी में ये बताना होगा फॉर्मिक अम्ल दिखता कैसा है। तो पहले लिखेंगे नंबर ए पॉइंट तो इसको भौतिक गुण में बता दिया है, तो पहली हेडिंग डाल लेते हैं। इसलिए पहली हेडिंग डालेंगे, इसमें पहला पॉइंट लिखेंगे HCOOH यानी फॉर्मिक अम्ल एक तीक्ष्ण गंध वाला द्रव है। फॉर्मिक अम्ल तीक्ष्ण गंध वाला द्रव है। अब इसके बाद में आप दूसरा पॉइंट लिखेंगे तो ये बताएंगे कि इसका क्वथनांक और हिमांक कितना होता है। तो इसके क्वथनांक और हिमांक, इसका BP यानी बॉइलिंग पॉइंट, इसे हम कहते हैं क्वथनांक। तो इसका क्वथनांक होता है 373.3 केल्विन। इसको आप बोलेंगे तो हम बोलेंगे 373.5 केल्विन ये होता है। और इसका मेल्टिंग पॉइंट यानी कि MP गलनांक, ये होता है क्वथनांक। बॉइलिंग पॉइंट 373.5 केल्विन। इसको अगर 273 घटाएंगे तो 103.5 डिग्री सेंटीग्रेड ये तापमान निकलेगा, किसमें, डिग्री सेंटीग्रेड में। और मेल्टिंग पॉइंट होता है 281.4 केल्विन, ये इसका होता है। और इसको निकालेंगे तो लगभग निकलेगा 273 में से 281 में से 273 घटाना है तो 11 में से 3 चले जाएंगे तो कितने बचेंगे, यहाँ पर बचेंगे 8 और यहाँ पर आपका 0, लगभग 0.8 होता है मेल्टिंग पॉइंट, होता है। आगे लिख देना है, होता है। अगला पॉइंट नंबर 3 लिखेंगे, यह है H2O, ईथर, एल्कोहल आदि में विलय होता है। इसके ये 3 प्रॉपर्टियां याद रखेंगे कि फॉर्मिक अम्ल एक तीक्ष्ण गंध वाला द्रव है, इसका क्वथनांक यानी बॉइलिंग पॉइंट 373.5 केल्विन यानी जिसे हम डिग्री सेल्सियस में बोलेंगे तो 103.5 डिग्री सेल्सियस होता है। और मेल्टिंग पॉइंट 281 जिसे हम बोलेंगे
8.1 में ले लें डिग्री सेंटीग्रेड होता है। मेल्टिंग पॉइंट मतलब होता है गलाना, वो पहले से ही द्रव अवस्था में पाया जाता है। बाई चांस ये जम जाए तो इसको गलाने के लिए बस इतना सा तापमान दे दें, गल जाएगा। तो ये इसके होते हैं भौतिक गुण। अब आगे चलते हैं और बताते हैं कि फॉर्मिक अम्ल के रासायनिक गुण क्या होते हैं। और रासायनिक गुण में आपको करनी होंगी सबसे पहले रासायनिक अपक्रियाएं। तो यहां पर दूसरी बी हेडिंग डालेंगे, रासायनिक गुण। रासायनिक गुण में आप लिखेंगे सबसे पहले ए हेडिंग अम्लीय प्रकृति, नेचर कैसा होता है इसका, कितना अम्लीय होता है। तो बताएंगे कि फॉर्मिक अम्ल एक दुर्बल अम्लीय प्रकृति का होता है जो जल में घुलकर डिसॉल्व होकर एक हाइड्रोजन आयन और एक फॉर्मेट आयन बनाता है। वो किस प्रकार से, देखिए HCOOH दुर्बल क्यों होता है वो भी हम आपको बताएंगे। अगर इसको हम जल में घोलेंगे तो एक इतना बनना है, तो इतना हिस्से के लिए क्या होगा, HCOOH पर माइनस और एक हाइड्रोजन आयन बन जाएगा। ये होता है आपका फॉर्मेट आयन है, जिसे हम फॉर्मेट आयन करते हैं। और ये बना है आपका हाइड्रोजन आयन। ये हो गया आपका। तो क्या होता है, दुर्बल प्रकृति क्यों होती है कि अम्लों में अगर कोई भी वीक अम्ल है यानी कि दुर्बल अम्ल है तो बताते हैं बे अम्ल। सुन लीजिए, बड़े ही आसान से बता देते हैं, कभी जीवन में नहीं भूल सकते। बे अम्ल जो जल में कंप्लीटली डिसॉल्व नहीं होते हैं, यानी कि कंप्लीटली आयन में पृथक नहीं हो जाते हैं, ऐसे अम्ल क्या कहलाते हैं, दुर्बल अम्ल। अब जैसे यहां पर HCOOH था और आर्हीनियस कहते हैं अम्ल वे पदार्थ हैं जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन देते हैं। आर्हीनियस कहते हैं कि अम्ल वे पदार्थ हैं जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन देते हैं। और आर्हीनियस यही कहते हैं कि अम्ल वे प्रबल होते हैं जो जल में घुलकर कंप्लीटली हाइड्रोजन आयन दे देते हैं। फिर ये हाइड्रोजन क्यों नहीं बना, तो ये इस कंप्लीटली डिसॉल्व नहीं हुआ, कंप्लीटली जलयोजित नहीं हुआ, आयनों में नहीं टूटा, तो ये क्या हुआ, दुर्बल आयन। और ये दुर्बल अम्लीय प्रकृति का होता है। इसी में आपको रिएक्शन करनी है, इसी के अंदर आ जानी है। तो इसके अंदर पहला पॉइंट लिखेंगे Na सोडियम धातु, कॉमा NaOH, कॉमा NaHCO3, कॉमा Na2CO3 से क्रिया या अभिक्रियाएं। तो हमें बताना है कि पहली हेडिंग इसके अम्लीय प्रकृति में बतानी है कि सोडियम धातु, कास्टिक सोडा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम कार्बोनेट से अपक्रिया। तो इन 3 से अपक्रियाएं 4 से करानी है आपको, सोडियम से, सोडियम हाइड्रोक्साइड से, सोडियम कार्बोनेट से और सोडियम बाइकार्बोनेट से और सोडियम कार्बोनेट से। देखिए कैसे कराते हैं, इस बात को अपने दिमाग में डाल लें कि ये क्या लिखा हुआ है, फॉर्मेट आयन। अगर यहां पर सोडियम जुड़ जाता है तो ये सोडियम फॉर्मेट, यही बताना चाह रहे हैं। तो चलिए पहली अम्लीय प्रकृति में इन चीजों से अपक्रियाएं कराते हैं। इसको रब करते हैं क्योंकि नीचे बहुत ज्यादा जा रहा है। तो लिखेंगे HCOOH फॉर्मिक अम्ल। पहली रिएक्शन आप कराइए सोडियम से, HCOOH। दूसरी अपक्रिया आप कराएंगे NaOH से यानी कास्टिक सोडा से, HCOOH। तीसरी अपक्रिया आप करा दीजिए सोडियम बाइकार्बोनेट से। चौथी अपक्रिया HCOOH सोडियम कार्बोनेट से कराइए, Na2CO3 से। सबके आगे एरो लगाइए और थोड़ा सा हीट करिए, इन कंपाउंडों को आपस में मिलाकर बस गर्म कर देना है। तो लिखेंगे फॉर्मिक अम्ल को सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम कार्बोनेट के साथ गर्म करने पर सोडियम फॉर्मेट प्राप्त होते हैं, क्योंकि ये हाइड्रोजन आयन टूटा था। यही तो हाइड्रोजन आयन आपका पृथक हुआ था। तो ये हाइड्रोजन आयन जब पृथक होगा तो हमने बताया था अम्ल धातुओं से अपक्रिया करते हैं। ये धातु है भाई,
हाइड्रोजन मुक्त करते हैं। तो यहां पर हम 2 का मल्टीप्लाई लगाएंगे और ये सोडियम इसको यहां से हटा देगा, तो ये बन जाएगा HCOONA और यहां पर क्या मुक्त होगी, हाइड्रोजन गैस मुक्त होगी। यही तो हाइड्रोजन बन रही थी। तो 2 हमने H2 बनाने के लिए 2 किए थे, क्योंकि एक हाइड्रोजन का कोई मीन्स नहीं होता। हाइड्रोजन द्विपरमाणविक अणु है, यानी कि 2 परमाणु मिलकर अणु बनाते हैं। ऐसे ही O2 होती है, ऐसे ही N2 होती है, द्विपरमाणविक अणु है, ऐसे हाइड्रोजन को नहीं लिखा जाएगा। ये सिंबल होता है, ये अणु होते हैं। तो यहां पर भी हमें 2 का मल्टीप्लाई करना होगा, 2 सोडियम इस हाइड्रोजन को लिबरेट कर देंगे। ऐसे ही ये देखिए, ये हाइड्रोजन हटेगा और इस OH के साथ में रिएक्शन कर जाएगा, ये सोडियम इस स्थान पे लग जाएगा, तो HCOONA। ये कंपाउंड इन चारों में सेम बनेगा, सोडियम फॉर्मेट, लेकिन इस हाइड्रोजन ने इस OH से क्रिया की, बन गया H2O, बन गया। ऐसे ही अब देखिए, ये हाइड्रोजन हटनी है, तो ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन मिल गई, इसने आपस में दोस्ताना बढ़ा लिया कि हमसे भाई मिल जाओ तो हम H2 हो जाएं, हमसे मिल जाओ हम H2 हो जाएं, और इसकी एक ऑक्सीजन तोड़ दें और बना दें एक जीवन को सुधारने वाला तत्व, या बोलेंगे यौगिक, जिसे हम कहते हैं वाटर। और यहां से या कार्बन डाइऑक्साइड नाराज हो जाती है, भाई गलत चीज है, ये नुकसानदायक है, तो ये उड़ गई। अब बचा क्या, एक Na बचा, वो यहां जुड़ जाएगा, HCOONA, सोडियम फॉर्मेट। देखिए यहां भी बना, यहां बना, यहां बना, अब ऐसा ही यहां होना है। तो ये कितने हाइड्रोजन है, सिंगल भाई, इसकी ऑक्सीजन तोड़ नहीं सकते, इसको डबल कर लीजिए। ये 2 हाइड्रोजन, इसकी एक ऑक्सीजन तोड़कर चला गया, ये कार्बन डाइऑक्साइड तुरंत ही निकल जाएगी और बनेगा H2O और बनेगी कार्बन डाइऑक्साइड। ये दोनों Na, क्योंकि ये हिस्सा 2 बार है, फॉर्मेट आयन 2 बार है, तो सोडियम आकर इसका उदासीन बनाएगा और बन जाएगा एक मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपाउंड HCOONA, सोडियम फॉर्मेट। तो ये होते हैं अम्लीय प्रकृति में, अगर इनसे अब क्रियाएं कराई जाएं तो ये बनाते हैं सोडियम फॉर्मेट के लवण। अगर ये सोडियम हटा दिया जाए तो ये फॉर्मेट आयन बन जाएगा, फॉर्मेट आयन। तो ये बना हमारा सोडियम फॉर्मेट। तो चलिए इसको रब करते हैं, जल्दी से जल्दी नोट कर लीजिए। वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। तो चलिए रब करते हैं और नेक्स्ट अपक्रिया बताते हैं। इसको रब करते हैं और नेक्स्ट अपक्रिया पर आते हैं। अगली अपक्रिया किससे करानी है, चलिए लिखते हैं। सोडियम नंबर दूसरी अपक्रिया, सोडियम फॉर्मेट का अपघटन, सोडियम फॉर्मेट का अपघटन करना है तो HCOONA। भाई इसको थोड़ा सा गर्म करेंगे, आसवित करेंगे, और कोई भी उत्प्रेरक, किसी भी उत्प्रेरक, यहां लिख सकते हैं उत्प्रेरक की उपस्थिति में, यानी कि कैटालिस्ट लिखना है। अब देखिए इसको हम अपघटित करेंगे तो यहां से ज्यादा क्या निकल सकती है, कार्बन डाइऑक्साइड। शेष बचा हुआ सोडियम हाइड्राइड, ये कंपाउंड नहीं होता, गलत हो गया। आप खुद ही दिमाग लगा दीजिए, कब कब 2 लेने होते हैं, हमें इसको ही खराब करना है, इसको ही बिगाड़ना है, इसको ही तोड़ना फोड़ना, कुछ भी करो, नहीं बन रहा है तो क्या करो, 2 ले लो कंपाउंड। अब ये हमने 2 ले लिए। जैसे ही उत्प्रेरक की उपस्थिति में इसको हम गर्म करते हैं तो ये दोनों बॉन्ड धड़ाम से आपस में टूट जाते हैं, साथ नहीं देते हैं। तो ये आधा बॉन्ड यहां पलटता है और ये आधा बॉन्ड यहां, तो बन जाता है सिंगल बॉन्ड C, और उसके साथ दोनों कार्बन के साथ जो जुड़ा होता है उसके आगे लिख देते हैं COONA। क्या बन गया, ये सोडियम ऑक्सिलेट। क्या बनता है, सोडियम ऑक्सीलेट, और क्या निकल जाती है, H2 लिबरेट होती है। ये हो गई दूसरी अपक्रिया। अब बताते हैं नंबर 3 अपक्रिया, एल्कोहलों
से अभिक्रिया एल्कोहलों। अब एल्कोहलों का सिंबल होता है ROH। इस R के स्थान पर CH3 ले लेंगे तो मेथिल अल्कोहल, और C2H5 ले लेंगे तो एथिल अल्कोहल, और C3H7 ले लेंगे तो प्रोपिल अल्कोहल। तो आप के मन में जो भी हो वो अल्कोहल ले लीजिए। तो हम पहले लिखेंगे HCOOH। ये आप गया हो गया क्या, फॉर्मिक अम्ल, और इसके साथ आप जोड़ दीजिए C2H5OH एथिल अल्कोहल, क्योंकि ये मोस्ट इंपोर्टेंट अल्कोहल है भाई, क्योंकि ये सभी शराब का मुख्य अवयव है, शराब का मुख्य अवयव है। तो ये हाइड्रोजन इस OH नहीं, सॉरी ये गलत हो जाएगा, यहां से नहीं तोड़ सकते इसको, ये हाइड्रोजन यहां से नहीं तोड़ सकते हैं, बस दिखा देते हैं। देखिए HCOOH ऐसे लिखिए, क्योंकि एथॉक्साइड आयन को कभी बिगाड़ नहीं सकते, इस ऑक्सीजन को हम तोड़ नहीं सकते, तो यहां से OH निकाल सकते हैं और इसका एक हाइड्रोजन लेकर हम बना देंगे जल, और ये होती है सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में अपक्रिया, और ये कहलाती है एस्ट्रीकरण। इस अपक्रिया को कहते हैं एस्ट्रीकरण, यानी कि एस्टर का निर्माण, जिसको हम बोलते हैं RCOOR एस्टर बनाना है। तो यहां पर HCO बचा है आपका, HCO लिख लीजिए, उसके बाद में OC2H5 जोड़ दीजिए, OC2H5, इसका नाम होता है एथिल फॉर्मेट, एथिल फॉर्मेट। और क्या हुआ, जल अपघटन, यानी कि हम आपको बताएं अल्कोहलों को फॉर्मिक अम्ल के साथ गर्म करने पर जल अपघटन के पश्चात, यानी जल जब उसका प्रतिस्थापित हो जाता है तो हमें एथिल फॉर्मेट प्राप्त होता है। अब इसका कराएंगे हम निर्जलीकरण और कार्बोक्सिलीकरण एक साथ में, इसको तीसरी और चौथी अपक्रिया को एक साथ में कराएंगे, ताकि आपके दिमाग में कुछ फितूर उत्पन्न होता है उसको हम रख देते हैं। जल्दी से नोट कर लीजिए। वीडियो पसंद आ रहा तो वीडियो को लाइक करिए भाई, लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए। हमने बताया था कुछ वजह से मतलब वीडियो नहीं बना पाए थे, कुछ परेशानी थी जो शारीरिक थी, उसमें थोड़ी सी मतलब है विकृति उत्पन्न हो गई थी। अब वो ठीक है, अब हम लग रहा होगा आपके सामने कि हम बिल्कुल सही से फिट हैं, इसलिए कुछ कमी के कारण से हमने वीडियो आपके लिए अपलोड नहीं कर पाए थे। आप बिल्कुल फिट हैं और जल्दी से जल्दी आपका सिलेबस कंप्लीट कराएंगे। ठंड हमारे लिए थोड़ी सी अगेंस्ट हो जाती है, हमको प्रभावित कर देती है, इसीलिए हम थोड़े से प्रभावित हो गए थे ठंड से। तो आप बिल्कुल सही हैं और आपके लिए जल्दी से जल्दी आपका सिलेबस कंप्लीट कराएंगे। तो नंबर 4 लिखेंगे निर्जलीकरण। निर्जलीकरण मतलब है डिहाइड्रेशन, इसको कहते हैं डिहाइड्रेशन। इसका प्रेजेंस होती है H2SO4, वो भी होना चाहिए सांद्र। कैसा होना चाहिए, सांद्र। ऐसा ही लिखिए बढ़िया बढ़िया सा, जैसा आपके सामने हम लिखते हैं। तो HCOOH का निर्जलीकरण कराना है किसकी उपस्थिति में, H2SO4 में। ऐसी एक अपक्रिया और होती है आपके सामने, हम कहते हैं कार्बोक्सीकरण करना है। तो इसकी अपक्रिया होती है CaO की उपस्थिति में, इसकी उपस्थिति में होनी है। तो यहां पर निर्जलीकरण कराना है आपको, तो ये हाइड्रोजन इसके साथ में क्या बना देता है, जल, यानी कि जल को बाहर कर देता है H2O। बचा क्या आपका कार्बन मोनोऑक्साइड। तो क्या लिखेंगे, फॉर्मिक अम्ल का निर्जलीकरण कराने पर कार्बन मोनोऑक्साइड और जल बनता है। जबकि कार्बोक्सिलीकरण HCOOH, इसको अगर आप शुष्क आश्वित कर देंगे CaO की प्रेजेंस में और 160 डिग्री का टेम्परेचर लगा दीजिए, और ये यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड नाराज हो जाती है, CO2 बनती है और हाइड्रोजन गैस बनती है। देखिए 2 हाइड्रोजन ही तो बचे हुए हैं शेष। ये होता है इनमें डिफरेंट, यानी कि बदलाव, अंतर होता है कि जब हम निर्जलीकरण कराते हैं तो कार्बन मोनोऑक्साइड मिलती है, और जब हम कार्बोक्सिलीकरण यानी कि उसका कार्बोक्सी खत्म करना चाहते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड पृथक होती है। कैसा लगा, आया ना मजा। तो इसको रब करते हैं और अगली अपक्रियाओं पे चलते हैं। अगली अपक्रिया कराएंगे तो उसमें
आपके लिए नए कंपाउंड बनाने होंगे। नए कंपाउंड का मीन्स है कि आप कराएंगे ऑक्सीकरण, आपको कराना है ऑक्सीकरण। नंबर अगला यानी कि 6, ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण ऑक्सीकरण कराएंगे तो ऑक्सीकरण में पहला पॉइंट ले लीजिए CuO, इसको कहते हैं फेलिंग। फेलिंग फेलिंग अभिकर्मक द्वारा, अभिकर्मक द्वारा। जितना बेहतर और शुद्ध भाषा में लिख कर आएंगे उतना ही आपके लिए अच्छा होगा और आप एग्जामिनर को इम्प्रेस कर पाएंगे। याद रखिए हैंड राइटिंग का विशेष महत्व है और जिस जिस स्टूडेंट की हैंड राइटिंग अगर सही नहीं है तो वो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएगा और उसके हम हैंड राइटिंग को सुधारने का जो भी निश्चित उपाय होगा हम आपको बताएंगे कि शब्दों को किस प्रकार बनाना है ताकि आपकी हैंड राइटिंग में शुद्धता आ जाए और आप अच्छा लिख कर आए। चलिए कराते हैं फॉर्मिक अम्ल का ऑक्सीकरण, HCOOH ऑक्सीकरण कराइए। और किसके साथ कराना है? फेलिंग अभिकर्मक। ये क्या होगा? CuO। अब यहाँ पर CuO होना है तो यहाँ पर आप कर लीजिए 2 का मल्टीप्लाई, क्योंकि कॉपर ऑक्सीजन से बहुत ही प्रेम रखता है, ऑक्सीजन को जल्दी छोड़ेगा नहीं। ऑक्सीजन उसके पास 1 है तो 2 लगा देंगे। इसकी एक ऑक्सीजन किसी से क्रिया कर जाए बात अलग है, तो यहाँ पर 1 बनेगा H2O। तो सबसे पहला कंपाउंड आपका बन गया H2O। ठीक, अब उसके बाद में आपको बनाना है क्या? ये CO, इसकी एक ऑक्सीजन के साथ मिल जाए, एक ऑक्सीजन, यहाँ 2 है, 2 का मल्टीप्लाई लगाया है तो यहाँ पर मल्टीपल 2 किया है तो ये लगा दिया CO2। अब बचा आपका Cu2O, ये बन जाता है आपका क्यूप्रस ऑक्साइड। ऑक्साइड, और ये पहले आपका था कॉपर ऑक्साइड। कॉपर ऑक्साइड। तो क्या फॉर्मिक अम्ल को कॉपर ऑक्साइड यानी जिसे कहते हैं फेलिंग अभिकर्मक, फेलिंग अभिकर्मक की उपस्थिति में जब गर्म करते हैं तो क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होती है, जल बनता है और क्यूप्रस ऑक्साइड का लाल अवक्षेप। याद रखिए लाल अवक्षेप पूछा जाता है, कैसा अवक्षेप प्राप्त होता है? लाल अवक्षेप प्राप्त होता है। क्यूप्रस ऑक्साइड यानी कि कॉपर हल्का गुलाबी कलर का दिखाई देता है, हल्के लालपन का दिखाई देता है, इसलिए वो उसको लाल में बदल देता है। ऐसे इसमें B लिख लीजिए, Ag2O क्या होता है? सिल्वर ऑक्साइड। इसको अब यहां पर रब कर देते हैं, नाम तो जान गए होंगे आप इसका, या इसको बोलते हैं टॉलेन। टॉलेन अभिकर्मक, अभिकर्मक द्वारा। टॉलेन अभिकर्मक द्वारा हमको करना क्या है? ऑक्सीकरण। क्या कराना है? ऑक्सीकरण। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा? आप लिखेंगे यहां पर कि HCOOH और यहां पर Ag2O। जैसे ही ऑक्सीकरण इसको गर्म करते हैं तो ये ऑक्सीजन इस कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ ऐड हो जाती है तो ये बन जाती है CO2। बचा क्या? एक OH और ये H, तो बन जाता है जल। और क्या आपका बनेगा? Ag, सिल्वर अपचयित हो जाता है, सिल्वर अपचयित हो जाता है। और ये होता है काला। काला, एक गोरा एक काला, एक लाल एक काला। वैसे तो एक गोरा एक काला फिल्म है, लेकिन यहाँ तो एक लाल और एक काला है। बागों में 2 फूल खिले, एक गोरा एक काला। यहाँ तो एक लाल खिल गया और एक काला खिल गया। नहीं नहीं, बागों में 2 फूल खिलते हैं और बागों में हमेशा फूल ही खिलते हैं भाई, फूल फूल खिलते हैं। तो चलिए इसको रब करते हैं और नेक्स्ट अपक्रिया बताते हैं। नेक्स्ट अपक्रिया में आपको करना क्या है? तो नंबर इसकी अपक्रिया नंबर 7 होगी और इसमें लिखेंगे मर्क्यूरस क्लोराइड। मर्क्यूरस क्लोराइड से अभिक्रिया। अभिक्रिया मर्क्यूरस क्लोराइड। तो यहाँ नंबर 7 हेडिंग है, अंतिम हेडिंग है। फॉर्मिक अम्ल को HCOOH मर्क्यूरस ऑक्साइड के साथ, मर्क्यूरस क्लोराइड HCl2 की साथ गर्म करेंगे तो ये बन जाता है मर्क्यूरिक क्लोराइड, Hg
2Cl2। अब ये पंचायत आ गई, प्रॉब्लम आ गई, ये दो कैसे हो गए? तो यहां पर दो का मल्टीप्लाई कर दीजिए, कोई दिक्कत? दो हाइड्रोजन, दो Hg हो गए और 4 क्लोरीन हो गए, 2 दूनी 4। तो 2 Cl ने क्या किया, यहां पर जैसे ही दो का मल्टीप्लाई लगाया, वैसे ही इस 2 हाइड्रोजन ने इसके 2 Cl को तोड़ दिया और बन गया क्या? 2HCl। अब शेष में क्या बचा है? शेष में बचे हैं 2 हाइड्रोजन और 1 कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि 2 हाइड्रोजन और 2 कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं आपके मेन कंपाउंड H2 और कार्बन डाइऑक्साइड। ये होता है मर्क्यूरस, मर्क्यूरस क्लोराइड, और ये होता है मर्क्यूरिक क्लोराइड, मर्क्यूरिक क्लोराइड। अब बस ये आपका टॉपिक खत्म हो गया। अब आपको उपयोग बताते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं एसिटिक अम्ल। तो इसको रफ कर देते हैं और ये आपके कंप्लीट हो गई रासायनिक अभिक्रियाएं, और लिखेंगे यूजेस, यानी कि उपयोग, किसमें उपयोग होता है। तो पहला लिखेंगे उपयोग, बड़ा बड़ा सा लिखिए उपयोग। और उपयोग इसलिए सीखा जाता है भाई मेरे प्यारे बच्चों, बात समझ लीजिए। उपयोग बस इतना ही पूछा जाता है कि फार्मिक अम्ल, क्वेश्चन आपसे कैसे पूछा जाएगा, फार्मिक अम्ल बनाने की 2 विधियां दीजिए, निम्न से 3 रासायनिक समीकरण दीजिए। और मल्टीपल चॉइस में पूछा जाता है आपसे फार्मिक अम्ल जल में विलय है, अविलय है, नहीं घुलता है, नन ऑफ दीज, ऐसे पूछते हैं। तो भौतिक गुण को इसीलिए बताते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। याद रखिए, उसी जिस टॉपिक को आप पढ़ते हैं उसी के टॉपिक से, यानी कि उसका जो इतिहास होता है उससे निकलते हैं। जैसे आपसे पूछ दिया जाएगा चींटियों के डंक में कौन सा अम्ल होता है, अगर आपने पढ़ा नहीं है तो आपको मालूम ही नहीं होगा। तो चींटियों के डंक में फॉर्मिक अम्ल होता है। आपसे पूछ दिया जाए ग्लाइसिक एसिटिक अम्ल किसे कहते हैं, तो आपको मालूम है ग्लाइसिक अम्ल किसे कहते हैं। तो एसिटिक अम्ल, जो कंपाउंड आपका स्टार्ट होने वाला है वो है आपका एसिटिक अम्ल। तो बताते हैं फार्मिक अम्ल का उपयोग सूती कपड़ों की रंगाई में किया जाता है, सबसे पहला पॉइंट। दूसरा, फार्मिक अम्ल का उपयोग किया जाता है मूत्र रोगियों की दवाई बनाने में। फार्मिक अम्ल का उपयोग चमड़े के शोधन में किया जाता है, चमड़े के शोधन में फार्मिक अम्ल का उपयोग किया जाता है। और फार्मिक अम्ल के कारण ही फलों को संरक्षित रख सकते हो। फार्मिक अम्ल में फलों को डुबो के रख दो, सड़ने गलने का कोई चांस नहीं है, उसमें कीड़े नहीं पड़ेंगे। तो और भी उपयोग है, इतने काफी हैं आपको याद रखने के लिए जो हमने बता दिए हैं। नाउ स्टार्ट, वीडियो को लाइक कर दें, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें और अपने फ्रेंड सर्किल में पूरी तरीके से आग लगा दें वीडियो की। अब स्टार्ट करेंगे दूसरा टॉपिक इसका, मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों के दूसरा टॉपिक होगा, दूसरा टॉपिक होने वाला इसमें स्टार्ट वो होगा आपका एसिटिक अम्ल, यानी कि एथेनोइक अम्ल। इसको रब करिए। चलिए अब नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, एथेनोइक अम्ल। दूसरा आपका एसिटिक अम्ल। अब ये इन दोनों कंपाउंड में से आप देख लेना, मेरी बात को याद रखना कि एक ना एक कंपाउंड आपसे बनाने और उसके भौतिक रासायनिक गुण जरूर पूछेगा। HCH3COOH को कहते एसिटिक अम्ल, और इसका दूसरा नाम है एथेनोइक अम्ल। एथेनोइक अम्ल ये हो गया। तो सबसे पहले हम बता देते हैं इसका परिचय जानिए। एसिटिक अम्ल सिरके का, सबसे पहले क्या आप लिखेंगे, सिरके का मुख्य अवयव है, यानी सिरके में एसिटिक अम्ल 101% होता है। दूसरी बात, प्राचीन काल से जो खट्टी वस्तुएं बनाई जाती थी, जो हमारे पूर्वज थे जिन्हें ज्ञान नहीं था,
खट्टा, ये क्या है आखिर? तो उन्हें ये मालूम था ये सिरका है, इसको सिरका ही बोलते थे। विनेगर, क्या बोलते थे? विनेगर। इसको इंग्लिश में भी आज भी विनेगर ही बोला जाता है, ग्रीक भाषा में इसको विनेगर ही कहते हैं। खट्टा, प्राचीन काल से ही एसिटिक अम्ल की जानकारी है और ये फलों को सुरक्षित रखने यानी कि बहुत से अचार मुरब्बों को सुरक्षित रखने में इसका उपयोग किया जाता था। एसिटिक अम्ल सिरके में पाया जाता है और इसे ग्लाइसिक अम्ल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्लाइसिक अम्ल। यह ग्लाइसिक अम्ल भी कहलाता है और यह प्राचीन काल से ज्ञात है, प्राचीन काल से ज्ञात है। तो आप जान चुके हैं कि सिरके का मुख्य अवयव है और ग्लाइसिक अम्ल किसे कहते हैं। क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस बहुविकल्पीय आएगा, पूछेगा तो कि ग्लाइसिक अम्ल किसे कहते हैं, तो वो होता है एसिटिक अम्ल, जिसका फार्मूला आपके सामने लिखा होगा CH3COOH। अगर फार्मूला नहीं लिखा होगा तो ये दो नाम हो सकते हैं, या तो वो पूछेगा एथेनोइक अम्ल होता है, मेथेनोइक अम्ल होता है, क्या होता है, तो दूसरा आपके सामने ये नाम हो सकता है एसिटिक अम्ल होगा, या तो लिखा होगा एसिटिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल, और भी अम्ल लिखे होंगे। तो एथेनोइक अम्ल लिखा हो तो भाई मेरे घबराना नहीं, एसिटिक अम्ल को ही IUPAC नाम में एथेनोइक अम्ल कहते हैं, कि आपको उलझाने के लिए वो ऐसे नाम रख देगा। आपने तो एसिटिक अम्ल पढ़ा है, सिरके में एसिटिक अम्ल पाया जाता है, ऐसा नहीं होता है। तो अब क्या करेंगे, स्टार्ट पहले इसको प्रयोगशाला में बनाएंगे, फिर इसको हम बनाएंगे किसमें, औद्योगिक स्तर पर। तो चलिए इसको रब करते हैं और डालते हैं बनाने की विधियां। चलिए, तो सबसे पहले तो पहले लिखेंगे हेडिंग, आप जैसे हम लिखते हैं वैसे लिखिए, सजा सजा कर, CH3COOH बनाने की विधियां। तो CH3COOH बनाने की विधियों में आपकी पहली हेडिंग होगी, आप जानते हैं जैसा कि सबसे पहली हेडिंग होती है आपकी प्रयोगशाला विधि। प्रयोगशाला विधि, प्रयोगशाला विधि में पहला पॉइंट लिखेंगे तो लिखेंगे एथिल एल्कोहल, जिसका फार्मूला होता है CH3CH2OH। अगर इकट्ठा लिखना चाहेंगे तो C2H5OH लिख देंगे। एथिल अल्कोहल से क्या करें हम एथिल अल्कोहल के साथ कि हमारा एसिटिक अम्ल बनकर तैयार हो जाए। तो हमें एथिल अल्कोहल में ये CH3 मिल गया, इसमें CH3 है, यहां पर इस हाइड्रोजन को हटाना है भाई, और ये OH तो परमानेंट है। तो हम क्या करेंगे, देखिए CH3 CH2, अब हम इस CH2, क्योंकि ये O इस एसिटिक अम्ल के फार्मूले को भाई साहब ऐसे भी लिख सकते हैं, तो बच्चों ऐसे लिखेंगे C⋯O और OH, इसको ऐसा मिटा देते हैं यहाँ पर। ये एसिटिक अम्ल ऐसे भी लिखा होता है, ये स्ट्रक्चर ओपन स्ट्रक्चर फार्मूला लिखा हुआ है, तो इसको आप ऐसे लिखिए। इसको हम लिख रहे हैं, इसको हम डबल बॉन्ड से हाइड्रोजन को ऊपर ले लेते हैं ऐसे, ये CH2 है ना, इसको ऊपर ले लिया और OH यहाँ ले लिया, ठीक है। अब हम इसका कराते हैं ऑक्सीकरण। ये जैसे ही हम ऑक्सीकरण कराते हैं भैया मेरे, अगर दूसरे रीजन से हमें बनाना है तो पहले हमारा एसिटल्डिहाइड बनता है, तो यहाँ पर हम 2 का मल्टीप्लाई लगा दें और इसको हम गर्म कर दें, किसकी उपस्थिति में, K2Cr2O7 की उपस्थिति में इसको गर्म कर दें। तो ये दोनों हाइड्रोजन के बॉन्ड टूट जाएंगे, इसकी एक ऑक्सीजन, क्योंकि हमने 2 का मल्टीप्लाई किया है, मल्टीपल कितने का लगा हुआ है, 2 का, तो ये H2O बाहर हो जाएगा, क्या बन जाएगा, H2O। अब ये एक ऑक्सीजन इसी डबल बॉन्ड पर बैठ जाएगी और बन जाएगा CH3C⋯OH। ये बन गया आपका एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल। ये होती है आपकी प्रयोगशाला विधि। क्या बोलेंगे, एथिल अल्कोहल, इसका नाम है एथिल
एल्कोहल। तरीका देखिए बस आपको सिखाने का, कितना इजी होता है कि किसी भी केमिकल इक्वेशन को आप ऐसे सीख जाओ। केमिकल रिएक्शन बहुत इजी होती है। क्या करें, हमने 2 हाइड्रोजन हटाए, एक ऑक्सीजन इसको दे दी तो उसने जल बना लिया। यहाँ पर क्या बीच में प्लस है, ठीक है, और एक ऑक्सीजन दौड़ती हुई है यहाँ पर जुड़ गई। क्या हुआ इसमें, कुछ किया मैंने, कुछ नहीं किया। ऐसे ही आपको सीखना है, बिल्कुल आपको रिएक्शन दिखने लगेगी कि हमें करना क्या है। तो हमने क्या किया, एथिल अल्कोहल में एक ऑक्सीजन को जुड़वा दिया और किसकी उपस्थिति में, K2Cr2O7H2SO4। ये होता है आपका एथिल अल्कोहल से प्रयोगशाला विधि। अब हमें बताना है औद्योगिक विधि। औद्योगिक विधि में विनेगर यानी कि एसिटिक अम्ल को बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, एक बड़ा सा बॉक्स बनाना होगा। चलिए बड़ा सा बॉक्स बनाते हैं, बड़ा सा बॉक्स बनाते हैं और उस विधि को हम बताते हैं क्विक विनेगर विधि। नंबर बी हेडिंग क्या लिखेंगे, औद्योगिक, औद्योगिक विधि। आप क्या करिए, एक बॉक्स बनाइए जो 10th में आपने सीखा था। 10th में आपने सीखा था, यहां पर ऐसे करके एक क्या लगा देंगे, नल, और यहां पर कुछ स्टेपों में आप क्या कर देंगे, चित्र बनाना सिखा रहे हैं आपको, कैसे डायग्राम बनते हैं। ये लीजिए, इस प्रकार से आप ऊपर से केवल एक ही लगाइए। तो यहाँ पर इसको रब करते हैं और ये लग गई हमारे इंक, काली पड़ गई हमारी टी शर्ट, हमारी टी शर्ट काली पड़ गई भाई। टी शर्ट को काला कर दिया आपके चक्कर में। और यहाँ से आप डालते हैं क्या, C2H5OH। ये है आपका एथिल अल्कोहल। यहाँ पर स्टेपों में जब बौछार से क्या जाता है, एथिल अल्कोहल, ये आपका एथिल अल्कोहल यहाँ पर भरता है धीरे धीरे। इस हिस्से में भरे होते हैं, ये आपका भर देते हैं हम, ये आपका इस हिस्से में भरा हुआ होता है लकड़ी का बुरादा। लकड़ी क्या लिख दिया भाई, लड़की नहीं, लकड़ी का बुरादा, हंसना नहीं भाई, बुरादा, लकड़ी का बुरादा। और बुरादे में एक जीवाणु पाया जाता है, एक बैक्टीरिया होता है जिसे हम कहते हैं माइकोडर्मा एसीटी। ये एक जीवाणु होता है, ये धूल में भी होता है, किसमें, धूल में भी होता है भाई। माइकोडर्मा धूल में भी होता है, तभी खुली हुई वस्तुएं खराब हो जाती हैं। तो क्या होता है कि हम एथिल अल्कोहल को, किसको, एथिल अल्कोहल को इस लकड़ी के बुरादे में और यहां पर कहीं कहीं पर थोड़े होल छोड़ देते हैं, ताकि हमारा जो एसिटिक अम्ल है उसको, एथिल अल्कोहल को थोड़ी सी ऑक्सीजन मिले। तो जैसे ही हम एथिल अल्कोहल के एक टीन का बॉक्स लेते हैं थोड़ा तिरछे तरीके का, उसके बीच हिस्से में लकड़ी का बुरादा भरते हैं, या ऐसी चीज ले लेते हैं जिनमें थोड़ी सी माइकोडर्मा एसिटाई जीवाणु की मात्रा पाई जाती हो, और उसको यहाँ से एथिल अल्कोहल को डालते हैं। तो माइकोडर्मा एसिटाई फर्मेंटेशन यानी कि किण्वन क्या करता है, किण्वन कर देता है, फर्मेंटेशन कर देता है। और फर्मेंटेशन करने के बाद ये एथिल अल्कोहल और ज़्यादा खराब हो जाता है। एथिल अल्कोहल कन्वर्ट हो जाता है ऑक्सीजन के द्वारा, किसमें, धीरे धीरे से। और ये कौन सा जीवाणु इसको परिवर्तित कर देता है, माइकोडर्मा एसिटाई, लकड़ी के बुरादे में। और ये होल लगे हुए हैं, इनसे ऑक्सीजन जाती रहती है। ऑक्सीजन और लकड़ी के बुरादे का माइकोडर्मा एसिटाई एथिल अल्कोहल को तोड़ तोड़ कर किस में बदल देता है, एसिटिक अम्ल में। कैसे, देखिए ये आपका है CH3CH2। अब ये CH2 है भाई, ऐसे ना लिखो, फिर वही आ जाएगा आपके सामने। CH2 को इस प्रकार से लिख लो, यहां एक हाइड्रोजन लगाओ, एक यहां हाइड्रोजन लगाओ, और OH लगाओ, ऑक्सीजन दो। और इसकी एरो रिएक्शन भाई नीचे लिख देते हैं, यहां पर आपका चित्र बना हुआ है, यहां पर लिख देंगे माइको
डर्मा एसीटाई, एसीटाई हो गया। अब देखिए, अब ये जो माइकोडर्मा एसीटाई है वो क्या करता है, इसके ऑक्सीजन से जल को निकालता रहता है। तो यहां पर -H2O, ये ऑक्सीजन इनसे जा रही है, ये दो तीन ट्यूबर दिख रहे हैं, इनसे ऑक्सीजन जाती रहती है वायु, और ये यहां पर ऑक्सीजन आकर जुड़ जाती है तो बनता है CH3, C डबल बॉन्ड O और OH, यह बन जाता है आपका एसिटिक अम्ल, यानी कि माइकोडर्मा एसीटाई, जिसे एसीटी भी बोलते हैं, एसीटाई लिख दो, कोई दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि जब इंग्लिश में लिखा जाता है तो एसीटाई लिखा जाता है। तो एसीटाई, माइकोडर्मा एसीटाई एथिल अल्कोहल को किसमें, एसिटिक अम्ल में बदल देता है। ये औद्योगिक विधियां, इसके द्वारा बड़े पैमाने पर बनाया जाता है। क्या क्या बनाया जा रहा है, हमारा एसिटिक अम्ल। और आ जाती है एक और विधि औद्योगिक, एक औद्योगिक विधि और है जिसे हम मेथिल अल्कोहल द्वारा, इसको रब करिए, बहुत हो गया, चित्र काफी बड़ा बन गया। अब औद्योगिक विधि का दूसरा पॉइंट लिखिए, क्या पॉइंट होगा, दूसरा नंबर 2 लिखेंगे, मेथिल अल्कोहल। बड़ा कंडीशन खराब है यहां पर भाई, एक कार्बन है और इसमें 2 कार्बन लाने, तो मेथिल अल्कोहल की कार्बन मोनोऑक्साइड से अब क्रिया कराएंगे रूहेडियम, RH, रूहेडियम, रूहेडियम की उपस्थिति में कराएंगे तो ये हो जाता है कार्बन मोनोऑक्साइड, इसको तोड़कर ये उत्प्रेरक है, क्या है, कैटालिस्ट, चुगलखोर, चुगली करने वाला है भाई, ये चुगली कर देता है बच्चों। तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड इसके बीच में लग जाती है और बन जाता है आपका CH3, COOH। अगर आप इसको नहीं लिखते हैं, एक बात जान लीजिए, अगर आप इसको नहीं लिखते हैं और डायरेक्ट कार्बन मोनोऑक्साइड को ऐसे जोड़ देते हैं तो आपको क्या बोले जाएगा, रट्टा। इसको क्या कहते हैं, रट्टा लगाना। और सीखने के लिए आपको उत्प्रेरक सीखने पड़ेंगे। उत्प्रेरक ज्यादा से ज्यादा आपको 20 से या 25 है वो याद हो जाएंगे, जैसे अमोनिया बनाने के लिए आयरन मोलिब्डेनम, कैटालिस्ट कराने के, और वो क्या नाम, अपचयन कराने के लिए निकिल पैलेडियम धातु होती है, निकिल पैलेडियम होती है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड होते हैं, ये होती है, ठीक है, अपचयन के लिए यूज हो जाती। और हाइड्रोजनेशन कराने के लिए प्लेटिनम धातु होती है, ऑक्सीकरण कराते हैं प्लेटिनम धातु होती है, क्लोरीनीकरण कराते हैं तो आयरन धातु, हैलोजनीकरण मतलब होती है आयरन, और किसी की उपस्थिति में तो CCl4 बना लेते हैं, मतलब है यूवी लाइट, अल्ट्रावायलेट राइज की उपस्थिति में करें तो CCl4 ले लेते हैं। ये चंद हैं, याद कर लो, क्या दिक्कत है, देखते जाएं, हम लिखते रहते हैं तो आप याद करते रहेंगे। ये हो गई बनाने की विधियां। अब बताते हैं एसिटिक अम्ल के गुण, यानी के भौतिक गुण। भौतिक गुण बताने हैं तो लिखते हैं, बनाने की विधियों को हटा दीजिए और लिखते हैं एसिटिक अम्ल के गुण। इसको भी रब करते, काफी बड़ा बड़ा सा लिख गया है और आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है, तो वही देखो रब कर रहे हैं, तो आप वीडियो को लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए। लाइक जितना करेंगे उतनी हमें खुशी मिलती है, हम भाई लाइक ही देखते हैं, आपके वीडियो में सिर्फ लाइक ही देखते हैं, कितने आपने लाइक दिया हमारे वीडियो को, देखो लाइक से ये पता चलता है वीडियो आपने कितना समझा है। तो लिखेंगे CH3, COOH के गुण, और आप जानते हैं 2 ही गुण होते हैं, तो पहला होता है भौतिक, दूसरा होता है रासायनिक। तो पहला लिख लीजिए आप भौतिक गुण, क्या लिखेंगे, भौतिक गुण। ये भौतिक का मौतिक ऐसा हो गया भाई, इसने तो इंक को फैला दिया है, इसको रब कर दो, नहीं चाहिए मुझे ऐसा जो बिगाड़ दे। क्या लिखेंगे, भौतिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टीज। पहला पॉइंट आप लिखेंगे नंबर A, एसिटिक अम्ल COOH, CH3 COOH एक भूरे रंग वाला तीक्ष्ण गंध युक्त द्रव है।
ये लीजिए पहला पॉइंट। बी पॉइंट लिखेंगे इसमें, यह है 16.5 डिग्री सेंटीग्रेड पर जम जाता है, जम जाता है। अगर आपने इसको कहीं एयर कंडीशनर एरिया में रख दिया यानी एसी में रख दिया, तो ये अगर 16 पर आपने एसी का टेम्परेचर, उस रूम का टेम्परेचर करना चाहा तो ये एसिटिक अम्ल जम जाएगा। दूसरा पॉइंट लिखेंगे सी पॉइंट, इसका क्वथनांक क्या होता है? क्वथनांक, जिसे हम कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट, 118 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अब भाई इसको उबालेंगे आप, तो इसको चाहिए 118 डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान। अगला डी पॉइंट लिखेंगे, यह लिखते जाइए साथ में हमारे, यह जल कॉमा ईथर बा एल्कोहल में पूर्ण विलय है, पूर्ण विलय है। इतने काफी हैं, इतने इसके भौतिक गुण लिख सकते हो कि ये एक भूरे रंग वाला तीक्ष्ण गंध युक्त द्रव है और इसका जम जाता है, यह कितने 16.5 डिग्री सेंटीग्रेड पर जम जाता है। अब लिखेंगे एसिटिक अम्ल के गुण, इसको रब करते हैं, आप लिख लीजिएगा इन गुणों को, क्योंकि गुणों में से आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बनता है, याद रखिए। अभी नहीं याद रखेंगे फिर कभी नहीं। अच्छा, अगर आपको ज़्यादा मार्क्स लाने हैं, 95% करना है, यानी 70 में से कम 68 तो मार्क्स लाइए, क्योंकि हमने सिलेबस को A to Z दे दिया है आपको। बस आपके एक चैप्टर के बाद में क्या बचा है? बायोमॉलिक्यूल्स यानी के जैव अणु का चैप्टर। क्या बचा है? जैव अणु। जैव अणु का चैप्टर बचा हुआ है, तो जैव अणु चैप्टर में आपको पढ़ने हैं सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट में ग्लूकोज और फ्रक्टोज पढ़ना है। उसके बाद में आपको हार्मोन्स, विटामिन, एंजाइम बिल्कुल नहीं पढ़ने, ये आपके निकाल दिए गए हैं। फिर उसके बाद में अगर आपको पढ़ना है तो प्रोटीन्स पढ़नी है, उसकी प्राथमिक द्वितीयक संरचना पढ़नी है। ठीक उसके बाद में आपको आ जाना है, किस में आना है? न्यूक्लिक अम्ल। और न्यूक्लिक अम्ल में आपको पढ़ना है DNA, RNA, यानी कि जैव अणु को आपको सिर्फ 3 दिन में ही पढ़ लेना है। 3 वीडियो में आपका जैव अणु पढ़ जाएगा। DNA और RNA पढ़ना है, प्रोटीन पढ़नी है, कार्बोहाइड्रेट में ग्लूकोज फ्रक्टोज पढ़ना है, उसकी संरचनाएं सीखनी है। ठीक है, ये हो जाता है आपका। और आपको हेडिंग डालनी है अब हेडिंग डालनी है रासायनिक गुण। तो बी हेडिंग आपकी हो जाती है रासायनिक गुण। ये लीजिए, हो गई आपकी रासायनिक गुण। तो अब पढ़ेंगे एसिटिक अम्ल के गुण। भौतिक गुण को आपने सीख लिया है, तो अब पढ़ेंगे एसिटिक अम्ल के गुण। तो पहला गुण होगा इसमें वही है कि बताना है कि एसिटिक अम्ल है भाई, अम्ल है, कितना अम्लीय है? अम्ल है लेकिन कितना अम्लीय है? प्रबल है या दुर्बल है? ये भी तो बताना जरूरी है ना। तो सबसे पहले लिखेंगे अम्लीय प्रकृति, ए हेडिंग डालेंगे अम्लीय प्रकृति। अम्लीय प्रकृति, तो अम्लीय प्रकृति में सबसे पहले बताना होगा अम्लीय कितना होता है। तो एसिटिक अम्ल CH3COOH को हम रिवर्सल एरो लगाएं और जल में डिजोल्व करें और आर्हीनियस का प्रिंसिपल फॉलो कर दें और बता दें कि भाई कितना अम्लीय है ये। तो आर्हीनियस कहते हैं कि अम्ल वे प्रबल होते हैं जो जल में पूर्णतया डिकम्पोज हो जाते हैं, यानी कि पूर्ण रूप से आयनों में वियोजित हो जाते हैं, वो प्रबल अम्ल होते हैं। और आर्हीनियस का ही ये प्रिंसिपल है, वो कहते हैं अम्ल वो पदार्थ है जो जल में घुलकर क्या देते हैं? हाइड्रोजन आयन देते हैं। भाई हाइड्रोजन निकलने के लिए ये क्या है? हाइड्रोजन ही है। ये हाइड्रोजन आयन क्यों नहीं बने? तो ये कैसा हो गया? दुर्बल।
कैसा हो गया, दुर्बल, दुर्बल अम्ल है। और प्रबल अम्ल को आप जानना चाहते तो जैसे हाइड्रोजन क्लोराइड H2SO4 और HNO3 और HNO2, ये सब कैसे अम्ल होते हैं, प्रबल अम्ल होते हैं, जो जल में हाइड्रोजन को पूरी तरीके से तोड़ देते हैं, ये प्रबल अम्ल होते हैं। जबकि ये अम्ल आपका दुर्बल है। और ये जो बना हुआ है, ये आपका बना हुआ एसीटेट आयन, और जो पदार्थ इसकी आयनन को खत्म कर देगा उसी का नाम इसके साथ ऐड कर देंगे। जैसे आपका नाम मोहित है तो मोहित एसीटेट आयन खत्म, आपका नाम रोहित है तो रोहित एसीटेट, यहां पर आप सोडियम लगाएंगे तो सोडियम एसीटेट, पोटेशियम लगाएंगे तो पोटेशियम एसीटेट, और एथिल लगाएंगे तो एथिल एसीटेट, और मेथिल लगाएंगे तो मेथिल एसीटेट। तो कर दीजिए पंगा यहां पर इन अभिक्रियाओं को और हटा दीजिए एक झटके में कि कैसे की जाती हैं, बता दीजिए जमाने को कि हमने सीखा, बेहतर सीखा। तो अम्लीय प्रकृति में आपको पहली अभिक्रिया करनी होगी सोडियम, इसके अंदर पहले पॉइंट डाल लेते हैं, सोडियम कॉमा NaOH, जैसे हमने फॉर्मिक अम्ल के लिए की थी, NaOH, NaHCO3 कॉमा Na2CO3, ये आपका है सोडियम धातु, ये है सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये है सोडियम बाइकार्बोनेट, और ये है आपका सोडियम कार्बोनेट। तो चलिए लेट स्टार्ट करते हैं। क्या करेंगे, पहले एसिटिक अम्ल को लिख लेंगे 4 मरतबा, क्योंकि 4 आपने लिखे हुए हैं। तो CH3COOH, और लिखो आप यहां पर कास्टिक सोडा। मेरे भाई बड़ी आसान केमिकल इक्वेशन होती हैं। लिखेंगे NaHCO3, मेरे भाई लिखते रहो, और आगे लिखो लास्ट वाला कंपाउंड CH3COOH और Na2CO3, सब में कर दो किसी ना किसी को विस्थापित। और जब एसिटिक अम्ल में हमने आयनन प्रक्रिया को देखा तो उसने बनाया था आपके लिए एसीटेट का अचार रखकर, आयन में बन गया था, और ये अचार था आपके लिए, और इस अचार को आपने विचारों में प्रकट करना है। तो यहां पर मेटल जब भी किसी से रिएक्शन करती तो हाइड्रोजन को लिबरेट कर देती है, हटा देती है। 2 का मल्टीप्लाई लगाइए और सोडियम को भी 2 कर दीजिए। सोडियम 2 को यहां बनाएगा और बनाएगा CH3COONA। हमने बताया जिसको यहां जोड़ दोगे उसी के आगे एसीटेट बोलना होगा। सोडियम एसीटेट, आयन को खत्म कर दिया, हाइड्रोजन रिलीज हो गई। ठीक ऐसे ही ये हाइड्रोजन इस OH के साथ में चली जाएगी, ये सोडियम यहां लग जाएगा, तो आपका बन जाएगा CH3COONA, सोडियम एसीटेट और वाटर अलग। ठीक, अब ये H दोस्ती करेगा इस हाइड्रोजन से और इसकी एक ऑक्सीजन तोड़ लेगा। सब देखिए पुराना रिपीट हो रहा है। और ये कार्बन डाइऑक्साइड को पहले मुक्त कीजिए और फिर जल लिखिए, जल लिखने के बाद में आपका Na बचा इसी के साथ ऐड हो जाएगा, तो बनेगा CH3COONA। अब उसके बाद में ये 2 हाइड्रोजन, 2 का मल्टीप्लाई करिए क्योंकि एक निकल नहीं सकता है, 2 हाइड्रोजन यहाँ पर हो गए, ये 2 का मल्टीपल कीजिए तो यहाँ पर इस कार्बन ट्राइऑक्साइड से जब रिएक्शन करता है, इसकी एक ऑक्सीजन छीनता है तो ये नाराज होकर बन जाती है CO2 और निकल जाता है आपका H2O। अब ये 2 Na यहाँ पर जोड़ सकते हैं क्योंकि इतना पार्ट एसीटेट आयन का पार्ट 2 हो गया, तो आप इसके सामने लिख सकते हैं CH3COONA और लगाएंगे आप इसका 2 का मल्टीपल, ये हो गया आपका सोडियम एसीटेट। अब ये होता है अम्लीय प्रकृति। देखिए सोडियम से धातु से क्रिया कराए तो सोडियम एसीटेट हर किसी में लवण बनते हैं। तो कहने का मीन्स है अम्लीय प्रकृति में जब सोडियम धातु, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट से अब क्रिया कराते हैं तो एसिटिक अम्ल के धातु लवण प्राप्त होते हैं सोडियम एसीटेट। यहाँ पर पोटेशियम हो सकती थी धातु, यहाँ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो सकता था, यहाँ पोटेशियम बाइकार्बोनेट हो सकता था, यहाँ पोटेशियम कार्बोनेट हो सकता था। तो याद रखिए जिस धातु से करा दे तो वो हो जाएगी अब क्रिया और बनाएंगे लवण। किसी में हाइड्रोजन निकलेगी, जो निकलती रहेगी उसको बाहर करते रहेंगे, अपना मेन कंपाउंड पर फोकस रखेंगे। तो ये हो गई अम्लीय प्रकृति। अब इसको हम रब करते हैं और यहाँ पर भी रब करते हैं। थोड़ा सा नीचे लिखना पड़ रहा है तो ऊपर की ओर लिखने के लिए हमें इसको रब करना पड़ेगा। अब भाई थोड़ा सा
अपने हाइट फाइट का भी देखना पड़ता है कि नीचे झुक के लिखने में थोड़ी सी भी प्रॉब्लम होती है हमें, और दोबारा उस प्रॉब्लम में नहीं गिरना चाहते हैं ताकि आपके लिए वीडियो फिर से हम ना शूट कर पाए। तो अगली लिखेंगे अब क्रिया नंबर बी, एल्कोहलों, एल्कोहलों से अभिक्रिया, से अभिक्रिया, अभिक्रिया, और इसका मतलब होता है एस्टरी, एस्टरीकरण, एस्टरीकरण। तो आप लिखेंगे पहले एसिटिक अम्ल CH3COOH, और अम्ल आप ले पहला एथिल अल्कोहल ले लीजिए, मेथिल अल्कोहल, सॉरी ये मेथिल अल्कोहल ले लिया। अब इसी के साथ हम मेथिल अल्कोहल ले लें तो ये C2H5OH एथिल अल्कोहल हो गया, आपके सामने आए हाजिर ये एथिल अल्कोहल, और यहां पर इसका OH और इसका एक हाइड्रोजन मिलकर किसकी उपस्थिति में, H2SO4, वो भी होना चाहिए गाढ़ा, सांद्र, कंसंट्रेटेड। यहां पर आप लिख लेंगे ये OH और इसका एक हाइड्रोजन किसकी उपस्थिति में, सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में जैसे रिएक्शन करता है तो वाटर को बना देता है पहले, H2O, H2O। बचा क्या है, CH3CO, क्या बचा है आपका CH3CO, और यहां पर क्या बचा है OCH3, OCH3। इसका मतलब होता है ये बन गया आपका RCOOR, ये आपका R है और ये बीच में COO, ये R डैश है, बन गया एस्टर। इसका नाम है मेथिल, ये क्या लगा हुआ मेथिल, मेथिल, और इसके सामने लिख देंगे एसीटेट, क्योंकि इतना क्या है आपका एसीटेट, बन गया। इसी प्रकार से यहां पर CH3CO और क्या बचा O, C2H5, यही तो है OC2H5, और यहां पर CH3CO, तो ये बन गया आपका एथिल एसीटेट, ये बन गया। जब अल्कोहलों से एथिल अल्कोहल अपक्रिया करता है, अल्कोहलों से एसिटिक अम्ल अपक्रिया करता है तो एस्टर का निर्माण करता है। अल्कोहल अलग अलग प्रकार के होंगे, मेथिल अल्कोहल होगा तो मेथिल एसीटेट, एथिल अल्कोहल होगा तो एथिल एसीटेट का एस्टर बना देता है जल को अपघटित करने के बाद। अब आ जाती है नेक्स्ट अपक्रिया, अपक्रिया नंबर सी। याद रखना है बस, नंबरिंग में हमेशा हमसे चूक हो जाती है, हम आगे पीछे कर सकते हैं, उससे बिल्कुल परेशान ना हो, बस आप कॉन्सेप्ट याद रखिए, वीडियो को लाइक करते चलिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए। बस अब आ जाते हैं नंबर ABC, रिएक्शन PCl3 व PCl5 से अभिक्रिया, अभिक्रिया प्रीडीन की उपस्थिति में C5H5N, C5H5N। तो पहले कराते हैं CH3COOH की PCl3 से अपक्रिया, फिर उसके बाद में CH3COOH की PCl5 से अपक्रिया। यहाँ 3 है, यहाँ 5 है। हमने आपको बताकर चल रहे हैं कि जब भी PCl3 से अपक्रिया होगी, PCl3 से अपक्रिया होगी तो वो प्रीडीन की उपस्थिति में होगी, C5H5N की उपस्थिति में होगी। ये प्रीडीन है आपका। तो यहां पर ये कितने Cl है, 3, तो यहां पर आप 3 का मल्टीप्लाई करिए और इतने कंपाउंड को तोड़ दीजिए, तो ये 3 बन गया है इतना, तो बनेगा आपका CH3COCl, और ये Cl कितने हैं, 3, तो यहां पर 3 का आप मल्टीपल कर दीजिए तो ये बन गया आपका एसीटिल क्लोराइड, एसीटिल क्लोराइड। इसका मतलब होता है ये क्रिया क्या है, एसीटिलीकरण, जिसमें अम्ल के हैलाइड बनते हैं वो एसीटिलीकरण कहलाती है। और आपके सामने हाजिर हैं ये 3 ऑक्सीजन और ये 3 हाइड्रोजन, और बचा क्या आपका एक फास्फोरस। इसको अगर सही से स्थापित करके लिख दो तो एक बन जाता है हड्डियों को जोड़ने वाला अम्ल, जिसको हम कहते हैं ऑर्थोफॉस्फोरस, ऑर्थोफॉस्फोरस
अम्ल, ये आपका बन गया ऑर्थोफॉस्फोरस अम्ल। अब देखिए, अब भाई 5 का मामला है, हम यहां पर 5 का मल्टीपल नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, ये कंडीशन। इसको हम टुकड़ों में विभाजित करेंगे, टुकड़े तोड़ेंगे भाई। तो यहां पर देखिए, एक हाइड्रोजन एक Cl बना देगा, तो सबसे पहला आपका बनेगा HCl। एक ऑक्सीजन को छोड़कर यहां से ले लीजिए और एक Cl इसको दे दीजिए, इस CO को देना है, तो देखिए उसके जैसा बन जाएगा CH3COCl, एसिटिल क्लोराइड। अब बचा है PCl3, ये एक Cl भाई, एक यहां चला गया, एक उसके साथ, 3 Cl बचे हैं, एक O इसके साथ जुड़ जाएगा, तो एक कंपाउंड बनेगा POCl3। जब हम PCl5 और PCl3 की अपक्रिया एसिटिक अम्ल के साथ कराते हैं तो हमें एसिटिल क्लोराइड बनते हैं, लेकिन PCl3 में ऑर्थोफॉस्फोरस अम्ल बनता है, और PCl5 के साथ हमारा एसिटिल क्लोराइड तो बनता ही है, लेकिन हाइड्रोजन क्लोराइड और POCl3 यानी फास्फोरस ऑक्सी ट्राइक्लोराइड बोल सकते हो, या फास्फोरस हाइपोट्राइक्लोराइड बनता है। ये हो गया। अब इसके बाद में आपकी नेक्स्ट अपक्रिया आ जाती है, इसको रब करते हैं, और रब करने के साथ में हम बताते हैं इसकी अपक्रिया थायोनिल क्लोराइड से। किससे अपक्रिया करानी है आपको? थायोनिल क्लोराइड से अपक्रिया करानी है। इसको रब करते हैं और बताते हैं SOCl2 से अपक्रिया। लिखो नेक्स्ट अपक्रिया ABC, C के बाद आ जाता आपका D, SOCl2 से अभिक्रिया। यह अपक्रिया भी आपकी प्रीडीन की उपस्थिति में होनी है और एसिटिक अम्ल से ही करानी है। यह है आपका एसिटिक अम्ल और यह रहा आपका थायोनिल क्लोराइड। और प्रीडीन C5H5N, ओफो, आज प्रीडीन लिखने में बड़ी गलतियां हो गई हैं, और इसको रब करके दोबारा से लिख देते हैं। दोबारा लिखो ये N ऐसे। अब देखिए ये क्या करेंगे, हम इतना CH3CO और इससे एक Cl उधार ले लेंगे, तो आपका बनेगा वही CH3COCl, एसिटिल क्लोराइड, एसिटिल क्लोराइड आपका बनकर तैयार हो गया। उसके बाद में एक क्लोराइड बचा है, वो हाइड्रोजन आएगा और कहेगा मुझे भी दे दो, तो आपका दूसरा कंपाउंड बनेगा HCl। अब बचा क्या है, एक SO है और इसकी एक ऑक्सीजन ये इसके साथ जुड़ जाएगी, तो क्या मुक्त होती रहेगी? सल्फर डाइऑक्साइड मुक्त होती रहेगी, निकल गई। अब D अपक्रिया लिखेंगे NH3 से अभिक्रिया, NH3 से अपक्रिया कराई जाती है तो जिंक क्लोराइड की उपस्थिति होती है, ZnCl2, और इसको लगभग 300 डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान देते हैं, और एसिटिक अम्ल CH3COOH में अपक्रिया कराते हैं हम किसके साथ? NH3 के साथ। तो इसका OH इस हिस्से को तोड़कर इससे क्या बना देता है? जल। बचता क्या है? NH2, वो यहीं पर आ जाता है, तो बनता है CH3CONH2, क्योंकि भाई ये NH2 बचा हुआ इसी के साथ जुड़ गया, और क्या निकल जाता है? H2O। इसका नाम है एसीटामाइड, इसका नाम है एसीटामाइड। क्या करेंगे, अमोनिया को जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में 300 डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान पर गर्म करने पर जल अपघटित हो जाता है और एसीटामाइड प्राप्त होता है। अब जल्दी से जल्दी इसको निपटा लो, बस आप सीख तो गए हैं। तो आप लिखेंगे अपचयन, अगली हेडिंग लिखेंगे इसका अपचयन। जल्दी करिए, जल्दी से यहां पर रब कर देते हैं, लिखते हैं नेक्स्ट हेडिंग है ABCDEF। क्या है भाई, बड़ी एफ की जगह पर P बन गई है भाई, तो दूसरा लेते हैं, क्या लिखेंगे? F, और यहां लिखते हैं अपचयन, ठीक है। और दूसरी FG की जगह लिखते हैं G, यहां लिखते हैं B कार्बोक्सिलिक
लीकरण, ठीक है। अब चयन यानी कि CH3 C डबल बॉन्ड OH, हाइड्रोजन देनी है H2, उपस्थिति लेंगे आप लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की, और ये 2 ऑक्सीजन इस H2 के साथ चले जाएंगे तो हमें 2 का मल्टीप्लाई यानी 2 दूनी 4, ये 2 हाइड्रोजन बचे हुए यहीं से जुड़ जाएंगे तो आपका बनेगा CH3 CH2OH एथिल अल्कोहल और वाटर, यानी कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की उपस्थिति में एसिटिक अम्ल का अपचयन कराने पर एथिल अल्कोहल बनता है। क्या बनता है? एथिल अल्कोहल प्राप्त होता है। अब आ जाता है बी कार्बोक्सिलीकरण CH3 C डबल OH, इसका बी कार्बोक्सिलीकरण CaO प्लस NaOH कास्टिक सोडा की उपस्थिति में 160 डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान पर करा दीजिए। तो यहाँ पर बी कार्बोक्सिलीकरण का मतलब होता है इसकी CO2 को निकाल लेना। तो यहाँ पर ये हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ जाए CH3 और एक हाइड्रोजन CH4 बना देगा भाई मीथेन, यानी कि हाइड्रोजन, अरे सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड लिखना था, सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होती है। तो क्या लिखेंगे? कैल्शियम ऑक्साइड। जब भी बी कार्बोक्सिलीकरण की यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड को छीनने की बात आती है तो वो कैल्शियम ऑक्साइड होता है। तो बी कार्बोक्सिलीकरण किसकी उपस्थिति में कराएंगे? कैल्शियम ऑक्साइड, और थोड़ा सा क्षारीय माध्यम बना लेंगे कास्टिक सोडा से, और इसको हम अम्ल को बी कार्बोक्सिलीकरण करेंगे तो हमें मीथेन प्राप्त हो जाएगी। क्या हो जाएगी? मीथेन प्राप्त होगी, कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होगी। भर गया बोर्ड तो दोबारा रिएक्शन। अब ये आगे चलते हैं, इसको रब करिए और थोड़ा इसको भी मिटा दीजिए तो थोड़ा ज़्यादा जगह मिल सकती है और जल्दी से जल्दी अपक्रियाएं होंगी। तो इसको रब करते हैं, जल्दी से जल्दी लाइक को करते रहे, वीडियो को लाइक करते रहे, बस लाइक करते रहें, लाइक करते रहो। अगला लिखेंगे नंबर ABCDEFGH, H पॉइंट आएगा कैल्शियम, कैल्शियम लवणों, लवणों, कैल्शियम लवणों का अपघटन, अपघटन, लवणों का अपघटन। तो कैल्शियम लवण आप पहला ले लें। देखिए एसिटिक अम्ल का कैल्शियम लवण क्या होगा? H, लेकिन कैल्शियम की बैलेंसी कितनी होती है? 2, एक अभी छूटी है तो इसको CH3 ऐसे करके लिखेंगे। इसका नाम है कैल्शियम, कैल्शियम भाई लिखना है। क्या हो रहा है? कोई दिक्कत नहीं। कैल्शियम एसीटेट, कैल्शियम एसीटेट। अब घटन कराना है तो एक और कंपाउंड ले लें, फॉर्मेट, कैल्शियम फॉर्मेट ले लीजिए। ये लीजिए कैल्शियम एसीटेट और कैल्शियम फॉर्मेट को अपघटित कराना है। तो यहां पर ये CaCO3 और ये दूसरा CaCO3, ये CHO यहां लग जाए तो एसिटल्डिहाइड, ये यहां लग जाए तब भी एसिटल्डिहाइड, तो 2 अणु बन जाएंगे आपके एसिटल्डिहाइड के, बन गए। क्योंकि देखिए ये CHO यहां लग रहा है, हम पीछे हट जाते हैं। आप देख लीजिए यह हाइड्रोजन यहां पर लग रहा है और आपका प्लस में 2CaCO3 बनता है। कैल्शियम कार्बोनेट क्या बनता है? कैल्शियम एसीटेट का कैल्शियम फॉर्मेट के साथ अपघटन कराने पर हमें एसिटल्डिहाइड प्राप्त होता है। अब अकेला सिंगल, ये पहला पॉइंट था। अब कैल्शियम एसीटेट को इकलौता अपघटित करिए, इकलौता ले लीजिए भाई, दूसरे को नहीं डालेंगे साथ में। हमें अब दूसरा कंपाउंड प्राप्त करना है और अपघटन याद रखिए CaCO की प्रेजेंस में, CaCO की प्रेजेंस। आप देख लीजिए, कमेंट करके बताएं क्या बना, क्या बना, क्या बना। जल्दी से जल्दी वीडियो को लाइक भी करते रहिए। तो यहां पर CH3COCH3, इसे हम कहते हैं एसीटोन, यानी कीटोन प्राप्त हो गया आपका। ये आपका बन गया एसीटोन। और यहां पर CaCO3। केमिकल इक्वेशन बनानी बहुत आसान होती है, बस सीखते जाइए। अगर आपको
ऐसा ना बना दिया कि आप अगली साल आप इंटरमीडिएट की पढ़ाने लगे तो देखना, बात को कहना बदल देंगे। उसके बाद में आ जाती है नेक्स्ट अपक्रिया सिमिट अपक्रिया, यानी हाइड्रोजोइक अम्ल से अभिक्रिया, इसको रब करते हैं और नेक्स्ट अपक्रिया की ओर चलते हैं। नेक्स्ट अपक्रिया में आप लिखेंगे सिमिट अभिक्रिया, लिखिए नंबर ABCDEFGHI, आई हो गई, N3H से अपक्रिया है ना अमोनिया का उल्टा, देख लीजिए, जिसे हम कहते हैं सिमिट अभिक्रिया। और कुछ नहीं करना है, बस गर्म करना है इसको। तो लीजिए CH3C डबल बॉन्ड OH और यहां पर लिख देंगे N3H, गर्म करिए। ये दो नाइट्रोजन उड़ जाएंगी, यहां से कार्बन डाइऑक्साइड उड़ जाएगी नाइट्रोजन के साथ, ये NH बच्चा इस हाइड्रोजन के साथ आकर NH2 हो जाएगा, बच्चा क्या यहां पर CH3 और NH2 लग जाएगा तो मेथिल अमीन बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन रिलीज हो जाएगी। ये है प्राइमरी एमीन जिसका नाम है मेथिल एमीन। अब लीजिए लास्ट अपक्रिया GHIJ, जे करेंगे एल्युमिनियम फास्फेट द्वारा अपघटन। तो CH3 को CH2 कर ले और एक हाइड्रोजन यहां निकाल लें और C डबल बॉन्ड O लिखें, C डबल बॉन्ड O लिखें और यहां पर OH लिखें। ये हाइड्रोजन ये OH इसके साथ जुड़ेगा और एल्युमिनियम फास्फेट की उपस्थिति में 700 डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान पर गर्म करने पर ये बॉन्ड आधा यहां पलटेगा, ये आधा यहां पलटेगा, तो CH2 ये डबल बॉन्ड हो गया, C डबल बॉन्ड O ये होता है कीटीन बनता है और जल अपघटित हो जाता है। ये लीजिए, अब बताते हैं आप इसको उपयोग में सबसे पहला लिखेंगे एथिलमीन बनाने में, एसिटामाइड बनाने में और रबड़ को टेनिन करने में, सेल्यूलोज एसीटेट बनाने में, विलायक के रूप में तमाम उपयोग होते हैं। तो कैसा लगा हमारा ये वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइएगा और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड सर्किल में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के भी साथ में। आज के लिए चैप्टर हो जाता है दी एंड और वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। जब तक मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट चैप्टर में नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक, तब तक के लिए बाय बाय।